नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दापोरिजो ब्रिज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दापोरिजो ब्रिज को बनाया सुबनसिरी रिवर के ऊपर। सुबनसिरी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो सुबनसिरी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के अंदर। सिग्निफिकेंस देखो ये है, ये ब्रिज स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर अब ज़्यादा जल्दी पहुँचा जा सकेगा। वहाँ पे जो रोड्स हैं उनके साथ बेहतर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाती है इस ब्रिज के थ्रू। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं BRO के बारे में। इसको देखो इस्टेब्लिश किया गया था 7 मई 1960 को। जब BRO को इस्टेब्लिश किया गया था इस मकसद के साथ इस्टेब्लिश किया गया था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रिमोट एरियाज में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसके बाद से लेके अभी तक तो देखो काम इसका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है, जैसे एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट करना बॉर्डर एरियाज में, या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, टनल बनाना। इस प्रकार के अनेकों काम अब इस BRO के द्वारा किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन का है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। अभी फ़िलहाल देखो 21 स्टेट्स में, 1 UT में और काफ़ी सारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में काम किया जा रहा है BRO के द्वारा। सुबनसिरी रिवर की बात करें हम, ये देखो चाइना में तिब्बतियन प्लेटो से निकलती है और मिरी हिल से होके इंडिया में आती है। ये ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसे गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जैसा हमने डिस्कस किया शुरुआत में चाइना से ओरिजिनेट होती है। वहाँ पे एक ग्लेशियर है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है 5150 मीटर की ऊंचाई से। 3 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र रिवर की 3848 किलोमीटर। इंडिया में 2 स्टेट से होकर गुजरती है, एक असम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। देखो जो सोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर का, यानी जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो इंडस और सतलुज के सोर्स पॉइंट के नज़दीक ही है। एक वहाँ पर ला है मरियम ला। ये जो ला है वो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर के सोर्स को मानसरोवर लेक से। आप अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के रूट पर नज़र डालोगे तो आपको दिखेगा कि शुरुआत में देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम होता है सांगपो रिवर। ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है ब्रह्मपुत्र रिवर और अरुणाचल प्रदेश में एकदम से साउथ की तरफ फ्लो करने लगती है। नामचा बारवा जगह का नाम है जहाँ से एकदम से टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। सादिया जगह का नाम है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर पहाड़ों से निकलती है और पहुँचती है प्लेन एरियाज में। सादिया कहाँ पर है? असम में है। सादिया से धुबरी आपको याद भी होगा, शायद नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। तो इस प्रकार से हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी। हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी तीस्ता के बारे में। पहले आप देख लीजिए रूट मैप तीस्ता रिवर का। यहाँ पर देखो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर, बॉर्डर बनाती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच और उसके बाद एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है तीस्ता रिवर। मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्र की, जैसा हमने डिस्कस किया सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और सिक्किम की लाइफलाइन भी है। अगर UPSC स्पेसिफिकली लेक का नाम पूछती है कि कौन से लेक से ओरिजिनेट होती है तीस्ता नदी, नाम है लेक का तसो लामो लेक। ग्लेशियर है जिसका नाम है खांदसे ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है तीस्ता रिवर में। ट्रिब्यूटरीज इस प्रकार से हैं, लेकिन देखो तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है UPSC के लिहाज से। हम डिस्कस करेंगे मानस रिवर के बारे में। रिवर्स हमारी खत्म होने वाली हैं, उसके बाद हमारा पूरा फोकस साइंस एंड टेक पे ही होगा। मानस रिवर देखो
उतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लेंथ काफ़ी छोटी है, 376 किलोमीटर से। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर देखो ड्रेनेज एरिया इंडिया, भूटान और चाइना में है और जोगी घोपा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है मानस रिवर। टोटल लेंथ है 376 किलोमीटर से। जोगी घोपा काफ़ी सुर्खियों में था पिछले साल, आपको याद होगा। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिक्स सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट का जो व्यापार है वो ईस्ट एशियन कंट्री से और ज़्यादा बढ़ेगा। मानस रिवर वैली के पास रॉयल मानस नेशनल पार्क भी है भूटान में, और इंडिया में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर देखो, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्जांपल मानस, तीस्ता, जिन पे क्वेश्चन आ सकता है वो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर की काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार आप नज़र डाल लीजिए, यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था चाइना से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना में नाम है सांगपो, और उसके बाद शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में नाम होता है सियांग। अरुणाचल प्रदेश में सियांग डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग। यहाँ पे देखो दिबांग मिलती है और लोहित नदी भी मिलती है। और शुरुआत में हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, उसके बाद लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में यहाँ पे सुभानश्री है, यहाँ पे है रंगा नदी और जिया भरेली यहाँ पर है, पुठीमरी यहाँ पर है। उसके बाद ये मानस है, मानस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये है तीस्ता नदी, यहाँ पे दीपिका। तो ये हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस किया। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। ये है बुरी दिहांग और ये है धनसरी, यहाँ पर है कपिली। मेन तो देखो यही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनको आप नॉर्थ से साउथ में लगाइए या फिर ईस्ट टू वेस्ट लगाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक बार आप जरूर मैप बना लीजिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे मिलती है। अगला आर्टिकल नीले रंग के अंगूरों के बारे में है। ये नीले रंग के अंगूर आपने खाए होंगे, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये जो नीले रंग के अंगूर है ना, बेंगलोर के आसपास के एरिया में ज़्यादा उगाए जाते हैं और इनकी सेल बुरी तरह से प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से। इनको कैरेक्टराइज किया जाता है इनके फोक्सी फ्लेवर के कारण, मतलब मिथाइल एंथ्रेनिलेट, इस सब्सटेंस का फ्लेवर देखने को मिलता है इन नीले रंग के अंगूरों में। ये देखो एक्सक्लूसिवली उगाए जाते हैं बेंगलोर के अर्बन एरियाज में, चिकाबल्लापुर और कोलार डिस्ट्रिक्ट्स में भी। जहाँ पे इन नीले रंग के अंगूरों को उगाया जाता है वहाँ पे रेड सैंडी लोम सॉइल होती है। डे टेम्परेचर 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच और नाइट टेम्परेचर 12 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ये देखो खास करके बेंगलोर और आसपास के एरिया में ही उगाए जाते हैं। अंगूर का जो रंग है वो टिपिकल डार्क पर्पल कलर हो जाता है इस टेम्परेचर पर, और ज़्यादातर इन अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है जूस बनाने के लिए या फिर वाइन बनाने के लिए। 2013 में इस वैरायटी को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अर्थ के सीस्मिक नॉइज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के साइंटिस्ट ने यह कहा है कि देखो, जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से अर्थ के सीस्मिक नॉइज में बदलाव देखने को मिला है। मिड मार्च से लेके अभी तक अर्थ के सीस्मिक नॉइज में 30 से लेके 50% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो कि देखो अच्छी बात है। क्यों? आप पहले ये समझिए कि सीस्मिक नॉइज होता क्या है, समझ में आ जाएगा ये अच्छी बात क्यों है। देखो, सीस्मोमीटर का इस्तेमाल होता है ग्राउंड मोशन को रिकॉर्ड करने के लिए। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर ज़मीन के नीचे एक्सप्लोजन होता है, और इन सब चीज़ों की वजह से
ग्राउंड पर कोई मोशन देखने को मिलता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बट देखो, अर्थ के ऊपर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पता है, जैसे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इनकी वजह से भी लगातार ग्राउंड में वाइब्रेशन होता रहता है। तो ये एक प्रकार से रुकावट का काम करता है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और धरती के नीचे दूसरे एक्सप्लोजन्स को रिकॉर्ड करने में। तो ये घटिया चीज़ है सिस्मिक नॉइस। इसी वजह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, ग्राउंड से ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे जाके ये अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, सीस्मोमीटर, ताकि अर्थ पर होने वाली एक्टिविटीज़ की वजह से जो सिस्मिक नॉइस जनरेट होता है वो भी सीस्मोमीटर की कैलकुलेशन में ना आ जाए। समझ गए? मतलब सीस्मोमीटर सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहता है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और दूसरी एक्सप्लोजन्स को, लेकिन अर्थ पे होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से भी ग्राउंड पर वाइब्रेशन हो जाती है। इस वजह से सिस्मोमीटर की जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाती है और इसी वजह से साइंटिस्ट इस सिस्मोमीटर को रखते हैं ग्राउंड से ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे। लेकिन अब तो चूंकि सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, तो ये सिस्मिक नॉइस काफ़ी कम हो गया है। इसका फ़ायदा ये होगा, अब इवन छोटे छोटे अर्थक्वेक्स या फिर छोटा छोटा जो एक्सप्लोजन होता है धरती के नीचे, ग्राउंड के नीचे, उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है सीस्मोमीटर के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कासोवल ब्रिज से संबंधित है। देखो, ये एक एन्क्लेव है। कैसा एन्क्लेव है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये रावी नदी है और ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये जो कर्व वाली लाइन है ये इंडिया पाक बॉर्डर है और ये है रावी नदी। अब इस साइड इंडिया है और ये भी इंडिया का पार्ट है और यहाँ पे पाकिस्तान है। अब देखो, लेकिन ये छोटा सा एरिया रह गया नदी के बीच में और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में। ये छोटा सा एरिया है, ये है कासोवल। अब इंडिया से अगर इस कासोवल एन्क्लेव में जाना है तो ये नदी पार करके जानी पड़ेगी, रावी नदी। समझ गए? तो पहले जो ब्रिज था इस एन्क्लेव तक इंडिया के मेनलैंड से पहुंचने के लिए, वो इस प्रकार से था जैसे बोट को उल्टा नहीं कर देते, कई सारी बोट्स उल्टा करके रखी हुई हैं, इस प्रकार का ब्रिज था। जब ऐसे ब्रिज को बनाते हैं ना बोट को उल्टा करके, इसे पोंटून ब्रिज कहा जाता है। लेकिन अब परमानेंट ब्रिज इस्टेब्लिश कर दिया गया है कासोवल एन्क्लेव तक पहुंचने के लिए। ये ब्रिज बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। कल भी हमने बीआरओ के बारे में डिस्कस किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रिज 484 मीटर लंबा है, रावी नदी के ऊपर है। अगर यूपीएससी पूछे कि कासोवल ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर है, याद रखिएगा रावी नदी। इवन देखो, पिछला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें भी यूपीएससी सिंपली ये पूछ सकती है कि कहाँ कहाँ पर अभी तक हमने क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादूर, और काम चल रहा है पादूर में भी और चांदीखोल में भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लीची प्रोडक्शन के बारे में है। क्या इंटरेस्ट है? कोविड-19 की महामारी के कारण जो लीची ग्रोअर्स हैं, वो किसान जो लीची को ग्रो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लीची से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ्रूट है। विश्वास ये किया जाता है कि ये लीची की प्रोडक्शन ओरिजिनेट हुई चाइना से। इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुई 18वीं सेंचुरी में बर्मा के थ्रू और बाद में इंडिया से ये बहुत सारे दूसरे देशों में भी फैली। अभी फिलहाल देखो वर्ल्ड में इंडिया और चाइना ये दोनों देश मिलके 91% लीची की प्रोडक्शन करते हैं। लीची को प्रोड्यूस करने के लिए देखो स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता है, जो सिर्फ कुछ ही देशों में मिलता है। इसी वजह से ज़्यादा देशों में लीची उगती नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में ऐसा क्लाइमेट मिलता है जो लीची को प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल है। और वैसे देखो बिहार हमारे देश में ऐसा राज्य है जो इंडिया में टोटल लीची प्रोडक्शन में 74% कंट्रीब्यूट करता है। आपको याद भी होगा बिहार में
एक्यूट इंसेफ्लिटिस सिंड्रोम यानी AES के काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे और उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था लीची इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण बच्चों में ये दिमागी बुखार हुआ, जिसे चमकी बुखार भी कहा जाता है। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल हमारे देश में दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची प्रोड्यूस होती है। वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है त्रिपुरा और उसके बाद असम का। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है, यहाँ पर हमारे देश में टोटल जितनी लीची प्रोड्यूस होती है उसका 40% प्रोड्यूस होता है। समझ गए? अगर पूरे देश में 100 यूनिट लीची प्रोड्यूस होती है तो अकेले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 40 यूनिट लीची प्रोड्यूस होती है। पीक सीजन होता है इंडिया में लीची का मई के 3rd वीक से लेके जून के 2nd वीक के बीच। तो ये हमने लीची प्रोडक्शन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। आर्टिकल मैटरहॉर्न से संबंधित है। मैटरहॉर्न देखो एक माउंटेन है यूरोप के एल्प्स माउंटेन रेंज में। जैसे हमारी जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो काफ़ी सारे देशों में फैली हुई है, उसी प्रकार से ये जो एल्प्स माउंटेन रेंज है ये भी यूरोप के काफ़ी सारे देशों में फैली हुई है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और यहाँ पर है लिechtenstein, ये भी एक देश है। तो इन देशों में ये एल्प्स माउंटेन रेंज स्प्रेड है और एल्प्स माउंटेन रेंज में एक माउंटेन है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैटरहॉर्न माउंटेन। हुआ क्या, इस मैटरहॉर्न माउंटेन पर इंडिया के फ्लैग का इस प्रकार से प्रोजेक्शन देखने को मिला और ये प्रोजेक्शन इसलिए था कि इंडिया के लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करना। जिस प्रकार से इंडिया के लोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो इंडिया के लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करना मकसद था इस मैटरहॉर्न माउंटेन पर इंडिया के फ्लैग को इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने का। कहाँ पर है ये मैटरहॉर्न माउंटेन? ये जर्मन स्विट्ज़रलैंड में है। एक्चुअली ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर पर पड़ता है। पीक जो है इस माउंटेन की वो है 4478 मीटर की हाइट पर। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन रेंज में और यूरोप में भी। कई बार तो इसे माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है और ये जनरली एल्प्स का एक प्रतीक भी है। मतलब एल्प्स माउंटेन रेंज को शो करना होता है तो काफ़ी बार मैटरहॉर्न माउंटेन को शो कर देते हैं। तो ये प्रतीक है एल्प्स माउंटेन रेंज का। ये पेनाइन एल्प्स में है। जैसे देखो वेस्टर्न घाट में 2-3 टुकड़े हैं, ऊपर सह्याद्री है, उसी प्रकार से एल्प्स माउंटेन रेंज के भी टुकड़े होंगे। तो ये पेनाइन एल्प्स में पड़ता है। अब एक काम करते हैं, यूरोप का मैप हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। एक बार कंट्रीज पर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं यूरोप के अंदर में। यहां से शुरुआत करते हैं। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और यहाँ पे छोटे काफ़ी देश हैं, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। और ये जो है नीचे ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं। पहले एक देश होता था यूगोस्लाविया, काफ़ी टुकड़े इसके हो गए एथनिसिटी के नाम पे और अब काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं जैसे बोस्निया और अल्बानिया। यहाँ पे इटली है, ये है एड्रियोटिक सी, ये नीचे सारा है मेडिटेरियन सी और ये ब्लैक सी हैं। ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं। जब कोल्ड वॉर हुआ था तो रशिया के USSR के साथ ये कंट्रीज़ थे, तो डेवलपमेंट में उतना आगे नहीं जा पाए जितना ये वेस्ट के कंट्रीज़ हैं जैसे स्पेन, फ्रांस और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ आते हैं बेलारूस, यूक्रेन और रोमानिया, जॉर्जिया, ये सारे देश आते हैं। अब ये ऊपर जो कंट्रीज़ हैं ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ इन्हें कहते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। काफ़ी अमीर देश ये हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इनको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा स्थान इनको मिलता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क भी, तो ये सारे देश हैं। तो देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर यूरोप के बारे में डिस्कस करें तो 51 देश आते हैं यूरोप के अंदर में, 51 इंडिपेंडेंट देश आते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की। ये आधे यूरोप में हैं, आधे एशिया के अंदर में हैं। समझ गए? हमें आमतौर पे सिर्फ रशिया और टर्की का याद रहता है। रशिया और टर्की आधे यूरोप में है, आधे एशिया के अंदर में है। लेकिन कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया ये भी दोनों के अंदर में है, यूरोप के अंदर में भी है और एशिया के अंदर में भी है। और कुछ 2 देश जैसे आर्मेनिया और साइप्रस, ये देखिए पॉलिटिकल तो वैसे यूरोप में आते हैं, जोग्राफिकली ये एशिया के अंदर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे देखिए साइप्रस जो है काफ़ी एशिया के नज़दीक है
और पॉलिटिकल वैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, और वैसे पॉलिटिकली ये यूरोप के अंदर में आता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अभी कुछ सीज की हम बात कर लेते हैं, आसपास सीज को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं। ये यूपीएससी का काफ़ी बार फेवरेट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। कौन कौन से कंट्रीज एड्रियाटिक सी को टच करते हैं? तो यहाँ पे है एड्रियाटिक सी। इसके वेस्ट में तो पूरा इटली है, और जो ईस्ट पार्ट में ये बाल्कन कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे टुकड़े हुए थे यूगोस्लाविया के, उसके बाद ये कंट्रीज बने थे एथनिसिटी के नाम पे। तो ये कंट्रीज आते हैं अल्बानिया, बोस्निया, क्रोशिया, ग्रीस और ये स्लोवेनिया। ये सारे कंट्रीज आप याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा मैप में, ऐसे याद नहीं होंगे रट्टा मार के, लेकिन एक बार मैप से देख लेंगे अच्छी तरह से तो वहाँ पे ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाएंगे। समझ गए? अब अगला सी डिस्कस करते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो ब्लैक सी के आसपास ये कंट्रीज हैं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। ये रे रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया, टर्की, ये सारे देश ब्लैक सी के आर पार फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी के जो चारों ओर फैले हुए हैं वो फैले हुए हैं 5 कंट्रीज, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। कोड बन जाता है कितार। कितार कोड से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नॉर्थ सी की बात कर लेते हैं। नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तो देखने से ही पता लग जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता है नहीं। यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आसपास हैं नॉर्थ सी के, ऊपर है नॉर्थ सी। और उसके बाद में आता है, ये तो हो गया कैस्पियन सी हो गया, उसके बाद में आता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की बात करें तो बस एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऐसे एक एक को याद बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। ये सारे कंट्रीज मेडिटेरियन सी के टच करते हैं। पुर्तगाल, स्पेन और ये फ्रांस, इटली, ये सारे जो कंट्रीज हमने डिस्कस किए, जो छोटे छोटे देश हैं, टर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। आगे ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, जो ये 4 ऑप्शंस दिए थे, सीरिया दिया था, इजराइल दिया था, जॉर्डन दिया था, और ये 4 एक आधा और था ऑप्शन। उसमें यूपीएससी ने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो मेडिटेरियन को टच नहीं करता, तो जॉर्डन नहीं टच करता, जॉर्डन थोड़ा साइड में पड़ता है। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो आप बिल्कुल मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखने से इमेजिन करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे एक एक देश याद रखने से, अब 15-20 देश है, याद रखने लगेंगे तो वहाँ पर जाके हम भूल जाएंगे। ये सिर्फ अपने दिमाग में इमेज बनाने से याद होंगी ये चीज़ें, वैसे रट्टा मारने से याद नहीं होंगी। कितना कितना हम याद करेंगे। आगे क्या है? आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। गुल्फ ऑफ बोथनिया कौन कौन से देशों के बीच में है? तो गुल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे है, वेस्ट में स्वीडन है, ईस्ट में फिनलैंड है। बाल्टिक सी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बाल्टिक सी को तो ये सारे कंट्रीज टच करते हैं, जर्मनी, पोलैंड, और यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज हैं लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बीच में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ऊपर फिनलैंड है, नीचे इस्टोनिया, रशिया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो 1-2 बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। डोवर स्ट्रेट कहाँ है? आप बताइए डोवर स्ट्रेट कहाँ है? डोवर स्ट्रेट देखिए इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है आपस में। वेस्ट में इंग्लिश चैनल है और ईस्ट में नॉर्थ सी है, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ऊपर इंग्लैंड है, नीचे फ्रांस है। याद रखिएगा डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है एल्प्स। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो यूरोप की है, एल्प्स माउंटेन रेंज, और काफ़ी बॉक्साइट और आयरन यहाँ पे मिलता है, और कई सारे देशों के बीच में फैली हुई है, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन सभी देशों के बीच में ये एल्प्स की रेंज फैली हुई है। आगे क्या है? आगे देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस है एपिनीज। यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, जो ये है एपिनीज, ये इटली के अंदर में है पूरा का पूरा, पैरेलली चलता है। जो ये कंट्रीज हैं एड्रियाटिक सी के पैरेलल चलता है एपिनीज। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप की वो है कारपैथियंस। यहाँ पे देखिए कारपैथियंस, ये स्लोवाकिया और रोमानिया के बीच में है। स्लोवाकिया और रोमानिया कहाँ पे हैं? यहाँ पे मैप में देख लीजिए, स्लोवाकिया यहाँ है और रोमानिया यहाँ पे है। तो ऐसे लोकेशन होगी कारपैथियंस की। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है? आगे देखिए 2-3 जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे माउंट
वेसुवियस, जो ये वोल्केनो वाले जो माउंटेन्स हैं वो इटली के अंदर हैं, 2-3 माउंटेन्स, यहाँ पे नाम तो नहीं दिए हुए, वैसे आप देख लीजिए माउंट वेसुवियस। एक माउंट स्ट्रोम्बली आपने सुना होगा जब आप जीसी लियोन की बुक पढ़ते हो, वो भी इटली के अंदर में है, यहाँ पे है माउंट स्ट्रोम्बली। और एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है माउंट इटना। ये रेंजेस नहीं है, ये माउंटेन्स हैं, पूरी माउंटेन्स की रेंज नहीं है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और वोल्केनिक माउंटेन्स है। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि माउंट जो स्ट्रोम्बली है कहाँ है, माउंट एटना कहाँ है। वोल्केनिक माउंटेन्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इटली के अंदर में है ये। और क्या इंपॉर्टेंट है, पायरीन्स माउंटेन्स। पायरीन्स माउंटेन्स कहाँ हैं, यहाँ पे देखिए पायरीन्स माउंटेन यहाँ पे हैं, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है। यहाँ पे देखिए स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो यहाँ आसपास पड़ेंगे ये स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरीन्स माउंटेन्स। एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर में नाम से ही पता लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ रिवर्स और लेक्स। यहाँ पे देखिए लेक्स की बात करें तो देखिए 2 लेक इंपॉर्टेंट है, एक है लेक लाडोगा, एक है लाइट लेक ओनेगा। 2 लेक्स फेमस हैं, लेकिन बात यह है कि ये रशिया के अंदर में आती हैं दोनों की दोनों, और रशिया यूरोप से हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि रशिया अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल डिस्कस करेंगे हम रशिया, कल क्यों, आज क्यों नहीं, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम लगता है ये इमेजेस बनाने में और ये सब कुछ ढूंढने में, तो कल हम डिस्कस करेंगे। पेपर से पहले पहले हम सारे डिस्कस कर लेंगे आराम से। और ये 2 लेक्स हैं वो तो रशिया में आती हैं। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ये राइन नदी। राइन नदी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, यूरोप की इंपॉर्टेंट वाटरवे है और नॉर्थ सी के अंदर में ये रिवर गिरती है। और यहाँ पे देखिए कई सारे देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। पहले ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, नहीं पहले ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए ये नीचे स्विट्ज़रलैंड है, ऊपर जर्मनी है, तो इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बना रही है। बाद में ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फ्रांस है और ये जर्मनी है। बाद में ये नॉर्थ सी के बीच में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये यूरोप का। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर है एल्ब, चेक रिपब्लिक से निकलती है और जर्मनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिवर है और ये भी नॉर्थ सी के अंदर जाती है। उसके बाद में डोनबे रिवर, ये देखिए ब्लैक सी की अगर बात करें ना हम, कुछ इंपॉर्टेंट पूरा मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड आपको। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैप है। ब्लैक सी की बात करें ना, ब्लैक सी का जो वाटर है काफ़ी फ्रेश वाटर है, जबकि ये पूरा जो सी है ये लैंड लॉक्ड है। आमतौर पे हम जब सैलिनिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं, ये हमें पता लगता है कि जो सी जो होता है, जो समुद्र लैंड लॉक्ड होता है, यानी खुद अपने आप से अलग ही होता है। अब ये देखिए किसी दूसरे समुद्र से नहीं मिल रहा है ये ब्लैक सी, तो वो काफ़ी, वहाँ का पानी काफ़ी सैलीन होता है, काफ़ी नमकीन होता है। लेकिन ब्लैक सी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है काफ़ी सारी रिवर्स इसके अंदर गिरती है। सारी डी वाली जो रिवर्स हैं, जैसे डोन रिवर, यहाँ पे देखिए डोन रिवर है, फिर उसके बाद में डनाइपर रिवर है और डनाइस्टर है, डोनबे है, ये सब सारी रिवर्स हैं, ये ब्लैक सी के अंदर गिरती हैं। तो इसी कारण से ब्लैक सी का जो पानी है वो ज़्यादा नमकीन नहीं होता और फ्रेश वाटर होता है। इसलिए यहाँ फिर कहाँ थे हम, रिवर डिस्कस कर रहे थे हम, एल्ब रिवर की हम बात कर रहे थे, ये डिस्कस हमने कर ली थी। डोनबे रिवर हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है जो डोनबे रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर में है, वो मैप में दिया नहीं हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है डोनबे रिवर और जाती है ब्लैक सी के अंदर में, काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जर्मनी, उसके बाद में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, इन सभी देशों से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे पूरा। उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, सीन रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। पेरिस जो सिटी है वो सीन रिवर के ऊपर में है और पेरिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इंग्लिश चैनल में ये जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाके इंग्लिश चैनल में ये जाती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैकोंग रिवर से संबंधित है। कंटेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले मैकोंग रिवर के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मैकोंग रिवर देखो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है मैकोंग रिवर। ये वर्ल्ड की 12वीं सबसे लंबी रिवर है और एशिया की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है। टोटल लेंथ है मैकोंग रिवर की 4350 किलोमीटर। मैकोंग रिवर देखो
7,95,000 किलोमीटर स्क्वायर को सींचती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है मेकोंग रिवर, आप इस मैप में देख सकते हो। तिब्बतियन प्लेटो से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। देखो वैसे तो ये जो मेकोंग रिवर है ये एक मेजर ट्रेड रूट है। इस रिवर की सहायता से चाइना के वेस्टर्न रीजन के बीच और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच काफ़ी ट्रेड होता है इस रिवर की सहायता से। बट नेविगेशन इतना आसान नहीं है, नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक तो देखो शुरुआत में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, इस वजह से नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कई सारे सीजन्स ऐसे आते हैं जिनमें पानी की मात्रा इस रिवर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इस वजह से भी नेविगेशन में दिक्कत आती है। एक मेकोंग रिवर कमीशन है जिसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम ये देश शामिल हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिस्कस करती है कि मेकोंग के जो पानी है इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस रिवर को कंजर्व किया जाए, कैसे इस रिवर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाए। अब देखो दिक्कत ये है, ये रिवर मेकोंग रिवर की हम बात कर रहे हैं, ये चाइना से ओरिजिनेट होती है और चाइना में इसे लैंगकैंग रिवर के नाम से जाना जाता है, लैंगकैंग। और चाइना लैंगकैंग यानी मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बना रहा है और कंसर्न्स हैं एक्सपर्ट्स के कि चाइना ये जो डैम बना रहा है लैंगकैंग रिवर के ऊपर कहो या फिर मेकोंग रिवर के ऊपर कहो, इससे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में ये नीचे वाले जो देश हैं थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों में मेकोंग रिवर में पानी का लेवल और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी संदर्भ में हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि चाइनीज़ डैम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेकोंग रिवर के ऊपर। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, ये थिंक टैंक है बैंकॉक बेस्ड। और इसके अलावा लोअर मेकोंग इनिशिएटिव, चाइना और म्यांमार को छोड़ के बाकी जिन देशों से ये मेकोंग रिवर होकर गुजरती है उन्होंने यूएसए के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव चलाया है, लोअर मेकोंग इनिशिएटिव। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकोंग इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। स्टडी को फंड किया गया था यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। स्टडी में देखो ये बताया गया कि मई 2019 से लेके अक्टूबर 2019 के बीच एक तरफ चाइना के यूनान प्रोविंस में अबव एवरेज रेनफॉल हुई, दूसरी तरफ लोअर मेकोंग में, यानी इसको आप लोअर मेकोंग कह सकते हो, इसको ऊपर वाले को अपर मेकोंग कह सकते हो। लोअर मेकोंग रिवर में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम रहा और सीधा सीधा इसको रिलेट किया गया चाइना में जो मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बनाया जा रहा है इससे। बट चाइना ने आरोपों को खारिज किया है। चाइना ने कहा है हम जो मेकोंग रिवर के ऊपर डैम बना रहे हैं ये रन ऑफ रिवर डैम है। यहाँ पर देखो रन ऑफ द रिवर डैम। रन ऑफ द रिवर डैम वो डैम होता है जिसमें बहुत कम पानी स्टोर करके रखा जाता है। तो चाइना कहता है हम जो डैम बना रहे हैं लैंगकैंग रिवर के ऊपर या फिर मेकोंग रिवर के ऊपर, वो रन ऑफ द रिवर डैम है, इसमें पानी को स्टोर किया जाता है बहुत कम और वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लेकिन फिर भी देखो चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। चाइना इसी प्रकार के डैम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर भी इस्टाब्लिश कर रहा है। तो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर में भी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है चाइना के डैम्स की वजह से। ये हमारे लिए एक चिंता का कारण है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नटूना आइलैंड्स के बारे में है। पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए साउथ चाइना सी में नटूना आइलैंड्स की। देखो ये है साउथ चाइना सी और नीचे है नटूना आइलैंड्स और ये है आपके सामने लाल रंग की 9 डैश लाइन। चाइना बोलता है 9 डैश लाइन के अंतर्गत साउथ चाइना सी का ये जो पूरा एरिया है ये चाइना का टेरिटोरियल वाटर है और इस 9 डैश लाइन के अंतर्गत जितने भी आइलैंड्स आते हैं उन पर चाइना का हक है, ऐसा चाइना का दावा है। यहाँ पर देखो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, पार्सल आइलैंड्स,
स्कैरबोरो आइलैंड्स, सोल आइलैंड्स, स्पार्टली आइलैंड्स। चाइना ये बोलता है ये लाल लाइन के अंतर्गत जितने भी आइलैंड्स हैं, चाहे पार्सल हो, स्कैरबोरो हो, शोल हो, स्पार्टली हो, इन सब पर चाइना का हक है। समझ गए? ये है 9 डैश लाइन, और 9 डैश लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड्स आते हैं चाइना उन पर अपना क्लेम करता है। और ये जो नटूना आइलैंड्स हैं, इसको तो देखो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, और इसके आसपास का जो एरिया है वो इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव जोन है। बट चाइना के जो वेसल्स हैं वो इस नटूला आइलैंड्स के आसपास इलीगल फिशिंग करते हुए पाए गए। मतलब चाइना के वेसल्स वहां फिशिंग कर रहे थे, जो कि देखो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव जोन है। तो मैपिंग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नटूला आइलैंड्स के बारे में पूछ सकती है, डोंगसा प्राटाज आइलैंड्स के बारे में पूछ सकती है, स्कैरबोरो आइलैंड्स के बारे में पूछ सकती है, स्पार्टली आइलैंड्स, नटूना आइलैंड्स या फिर अनम्बस। इन आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।